नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको जीएस सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट के लेक्चर दे चुका हूं, एक इकोनॉमिक्स, दूसरा पॉलिटी। तो उसी सिलसिले में आज पॉलिटी का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस बार पहले आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। आयोग के माध्यम से पहले पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी जब हम समाप्त कर लेंगे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हम डायरेक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई थी और आपके कमेंट के माध्यम से मुझे लगा कि चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बड़े आराम से चीजें आपको समझ में आती रहें। इस प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, यानी अगला आयोग है संघ लोक सेवा आयोग। अगर बात संघ लोक सेवा आयोग की करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी बोलते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देश का एक सर्वोच्च संस्थान है। जो भी लोग यूपीएससी के थ्रू एग्जाम देते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी के थ्रू आईएएस, आईएफएस, ठीक, और आईपीएस, ये सारे प्लस संघ लोक सेवा आयोग ही। संघ लोक सेवा आयोग इसमें सीएपीएफ जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यूपीएससी ही वो भी पेपर कंडक्ट कराता है। ये तो केंद्र की हो गई। स्टेट में आप पीसीएस पढ़ते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो दोनों के आर्टिकल सेम है। तो संघ लोक सेवा आयोग भाग 4 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों को भाग 14 में ही मर्ज कर दिया गया हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये पहले हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, फिर हम राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात जैसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही उत्तराखंड यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इस प्रकार से हर स्टेट का अगला एक पीएससी होता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं। तो भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का हम अध्ययन करेंगे और भाग 14 के तहत ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम संघ लोक सेवा आयोग का अध्ययन कर लें। तो जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक संवैधानिक अभिकरण है, अभिकरण यानी संस्था है, और ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जिसके तहत इसमें भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका जिक्र किया गया है। 315 से 323 तक भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 315 से 323 में ही आपका लोक यानी स्टेट यानी राज्य लोक सेवा आयोग का भी जिक्र किया गया है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे। अगर देखा जाए तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें इनके जो भी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति, इनकी बर्खास्तगी और इनका निलंबन, ये सारे अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दे रखे हैं, ठीक है। अब संघ लोक सेवा की संरचना क्या होती है, पहले हम संरचना के बारे में बात कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व अन्य कुछ सदस्यों से मिलकर एक आयोग मिलकर बनता है। संविधान ने इस चीज की पुष्टि नहीं की है कि इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, तो ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि इस आयोग में कितने लोगों की नियुक्ति करेगा, ठीक। तो जैसे कि राष्ट्रपति वैसे तो अध्यक्ष को लेकर 9 से 11 लोगों की अभी तक कमेटी बनती चली आई है संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक। तो टोटल 9 से 11 होते हैं अध्यक्ष सहित, ठीक है। आया इतना समझ में। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है हमारे संविधान में, बल्कि ये कहा गया है कि इनके जो भी सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल सेवा दे चुके हों, वही लोग इसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष के सहित 9 से 11 लोग होते हैं और क्या बताया मैंने, इनकी योग्यता को उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ये राज्य या केंद्र के अधीन कम से कम 10 साल का इनका अनुभव रहा हो, वही लोग संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बनते हैं,
दूसरी चीज अगर बात की जाए इनके आयु वायु की बात की जाए तो इनके संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष लमसम उसकी उम्र 65 साल हो गई हो तो रिटायर हो सकता है, या अधिकतम 65 वर्ष तक, या 6 साल का कार्यकाल होता है। 6 साल कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। उनमें से जो भी पहले आ जाएगा उसके हिसाब से वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 65 साल 5 साल 6 साल के पहले आ रहे हैं तो वो हो जाएगा, अन्यथा 65 वर्ष कंप्लीट होने पर, नहीं तो 6 साल अपना वो कार्यकाल पूरा संभालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, इतनी बात आ गई। अगला दूसरी चीज, राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग के सदस्यों में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति जो है एज ए चीफ अर्थात कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव चीफ के रूप में नियुक्ति उन्हीं सदस्यों में से किसी एक ही कर सकता है। कब? पहली चीज तो जब अध्यक्ष का पद किसी कारणवश खाली हो। अगर अध्यक्ष के पद किसी कारणवश खाली है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति संविधान ने दे रखी है कि वह जो है उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कब वो नियुक्त कर सकता है? दूसरा वो नियुक्त कर सकता है जब वो किसी कारणवश अनुपस्थित हो या दूसरे किन्हीं कारणों से वह नहीं आ पा रहे हो। इस प्रकार पहला कारण कि अध्यक्ष पद रिक्त हो, दूसरा अध्यक्ष हो लेकिन वह अपने पद पर किन्हीं कारणवश या किन्हीं कामों को लेकर पद पर अनुपस्थित हो। तो इन दो कारणों पर राष्ट्रपति जी उन संघ लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होंगे उनमें से किसी भी एक सदस्य को वहां पर पद पर नियुक्त यानी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इतना समझ में आया। और ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है ये तब तक रहता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेते या किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं कर देते हैं। आगे इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे, इनका निष्कासन कैसे कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? चलिए, पहला रीजन ये है अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अध्यक्ष या उनमें से सदस्य में से कोई भी 9-11 जितने भी लोगों का आयोग बना हुआ है उनमें से चाहे अध्यक्ष हो वो सदस्य हो, उनमें से अगर कोई दिवालिया घोषित हो गया है तो राष्ट्रपति जी उसे निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया ये होता है जैसे किसी बैंक से आपने लोन ले रखा है और आपने लोन आप नहीं जमा कर पाए तो आपको बैंक दिवालिया घोषित कर देती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, वो अपने पद के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगे हों। वेतन नियोजन अर्थात किसी से पैसे रुपए के बारे में कोई बात चल रही हो। ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से यहाँ पर आप शब्द ला सकते हैं भ्रष्टाचार से अगर लिप्त हैं और सिद्ध हो गया कि महोदय अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के कोई भी सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्राइब करते हुए पकड़ा गया है, तो वो उसे बर्खास्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। निष्कासन या बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति ऐसा समझे कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असक्षम है। ठीक है। तो उसे भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 3 रीजन मैंने बताया, या तो दिवालिया होना चाहिए या किसी वेतन लेकर नियोजन न तक प्लान कर रहा हो, कोई नियोजन न क्रिएट कर रहा हो। ठीक। तीसरा कि उसे राष्ट्रपति की समझ में आया कि ये मानसिक या शारीरिक रूप से काम करने में असक्षम है, जिसकी वजह से इनको राष्ट्रपति निष्कासन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरा रीजन, एक शब्द है कदाचार। कदाचार का क्या अर्थ होता है? गलत लिख दिया मैंने तो, चलो रफ करके लिख देता हूँ। बात अगर कदाचार की जाए तो कदाचार शब्द का जो संघ लोक सेवा आयोग के लिए संविधान ने इस्तेमाल किया इस शब्द का, कदाचार का अर्थ होता है गलत तरीके से किए गए आचरण। ठीक है। बुरा आचरण। कदाचार का सिंपल सा अर्थ है बुरा आचरण। ठीक है।
अगर किसी व्यक्ति पर कदाचार लग गया तो राष्ट्रपति जी उसको डायरेक्ट निष्कासन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वो जो भी मामला है उसको पहले वो सर्वोच्च न्यायालय भेजेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से अगर वो बर्खास्तगी का जो मामला है वो अगर सही साबित हो गया, सही सिद्ध हो गया कि नहीं ये लिप्त है कदाचार में, तो उनको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय से जब वो डिसीजन आ गया, वो निर्णय आ गया, तो उस समय राष्ट्रपति जी बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन आने पर राष्ट्रपति बाध्य हैं अध्यक्ष या संघ लोक सेवा के सदस्यों को निष्कासित करने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, बर्खास्त करने के लिए। निलंबित और बर्खास्त में अंतर क्या है मैं भी आपको बता रहा हूँ। पूरी एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाऊंगा, ताकि दोबारा किसी चैनल को आपको जरूरत ना पड़े यूट्यूब में। ठीक है, एक ही बार में पूरा लेक्चर आपको बिल्कुल दिमाग में घुसेर के मानूंगा। आगे समझ में, निष्कासन की प्रक्रिया क्या है? 4 प्रक्रिया है। पहला, वो दिवालिया न हो। दूसरा, वह किसी पद या कर्तव्य को लेकर किसी वेतन नियोजन में लिप्त न हो, यानी भ्रष्टाचार से लिप्त न हो। तीसरा, मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो। चौथा, कदाचार के रूप में। और कदाचार का मामला शैलेश राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय में भेजेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय से अगर यह सिद्ध हो रहा है कि महोदय कदाचार से लिप्त हैं, तो राष्ट्रपति जी उनको बर्खास्त कर सकते हैं। और बर्खास्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जब डिसीजन जब आ जाएगा तो राष्ट्रपति जी बाध्य हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब कदाचार कब होंगे? वो भारत सरकार या राज्य सरकार से संबंधित किसी संविदा पर कोई करार कर लें, किसी भी चीज का, नौकरी वोकरी को लेकर या किसी दूसरी चीज को लेकर, तो वो स्पेशली नौकरी के लिए संविदा या करार से संबंधित हो। ठीक है, वहीं पर किसी निगमित कंपनी या फिर सदस्य के कंपनी सदस्यों के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से उनको उसमें लिप्त हो, किसी कंपनी में उनको जैसे कोई हिस्सेदारी हो जाए, इन सब चीजों से रिलेटेड, यानी पैसे रुपए से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो सारी चीजें। आगे समझ। अगला, स्वतंत्रता इनको कौन कौन सी है राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को? तो चलिए देखते हैं इनकी स्वतंत्रताएं क्या क्या है। तो आप लोगों को इसको डायरेक्ट हेडिंग डायरेक्ट लिखते रहिए कि निष्कासन कैसे कर सकते हैं। हेडिंग निष्कासन 4 रीजन है, मैंने आपको 4 रीजन बता दिए। ठीक है, वहीं पर फिर मैंने आपको बता दिया है कि संरचना क्या होती है, संरचना मैंने बता दिया। ठीक, अब आपको बता रहा स्वतंत्रता कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्षों को स्वतंत्रता कौन कौन सी होती है। तो सुनिए कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधार पर ही हटा सकता है। ठीक, संविधान में जो भी चीजें वर्णित है उन्हीं आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता, अन्यथा ये लोग 65 साल उम्र या 6 साल के कार्यकाल के बाद ही अपने पद से हटते हैं। आगे समझ में। अगला, दूसरी चीज, जो अध्यक्ष का पद होता है या इनके जो सदस्य होते हैं उनकी जो शर्तें हैं वो राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन सदस्य या अध्यक्ष की जो शर्तें होते हैं वो सभी राष्ट्रपति जी तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी परिवर्तन क्या होता है? चलिए देखते हैं। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे नियुक्ति हो गई आपकी संघ लोक सेवा आयोग में, तो उस समय आप जो हैं आपका कोई भी लाभकारी परिवर्तन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ना ही वेतन घटाया नहीं जा सकता, बढ़ सकता है अच्छी बात, लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। आपकी फैसिलिटीज बढ़ सकती हैं, 10 नौकर हैं तो 10 नौकर रहेंगे, 9 नहीं हो सकते हैं, लेकिन बढ़ सकते हैं वो। ये सारी चीजें, फैसिलिटीज बढ़ सकती है, वेतन वगैरह सब बढ़ सकता है, लेकिन घट नहीं सकता, कुछ अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आगे समझे। अगला, दूसरी चीज अगर बात करें, संघ लोक सेवा आयोग या उनके सदस्यों के भत्ते वेतन ये सभी सरकार के संचित निधि से इनको दिए जाते हैं। ठीक, अगला, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल के बाद किसी भी, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, किसी भी नियोजन में लिप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नियोजन के पात्र नहीं हो सकते। नियोजन करते यहाँ पर हम नौकरी से लेंगे, चाहे केंद्र सरकार की जॉब हो या राज्य सरकार की जॉब हो,
उसके वो पात्र अब नहीं है, मतलब नहीं है। आया समझ में? क्लियर? दूसरी चीज, लेकिन यहीं पर आप देखिए, जब ये रिटायर हो जाते हैं, जो नेतागिरी का जितना भी पद है ना, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, सरकारी पद नहीं होता है, वो लाभकारी पद नहीं होता है। समझ गए? वो लाभ के पद नहीं होते नेतागिरी के। आप राज्यपाल बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग रिटायर होते हैं, राज्यपाल कहीं ना कहीं स्टेट के घोषित कर दिया जाए, किसी पार्टी वार्टी से उनकी पकड़ है तब, ठीक है। अगला, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होने के बाद केंद्र या राज्य में, केंद्र या राज्य के, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लोक आयोग में अध्यक्ष के पद के दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। सदस्य, अध्यक्ष नहीं। जो अध्यक्ष होगा वो क्या, दोबारा यहाँ पर दोबारा किसी भी प्रकार की नियुक्ति का प्रयोजन नहीं दिया गया है, कोई भी दोबारा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। आयत न समझे? अगला, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको कार्यकाल के दौरान पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। इतनी बात समझ में आई? अगला, इनके कार्य क्या क्या हैं? चलिए कार्य देख लेते हैं भैया। कार्यों की अगर मैं बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्य, संघ लोक सेवा आयोग का कार्य में देखो तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य यह है कि देश के जितने भी सर्वोच्च पद हैं उनकी वह भर्ती कराए। और ये जो भर्ती है मेरिट आधार पर, जैसे IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, ये सारी बहुत सारी, यानी UPSC जो ना 24 प्रकार के आयोग की भर्ती कराता है, ठीक है। IAS, IPS, IFS, IRS, ठीक है, ये सारी चीजें, बहुत से पद होते हैं, 24 होते हैं, 24 प्रकार के पदों की नियुक्ति कराते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ऐसा, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये जो भर्ती कराएंगे मेरिट आधार पर कराएंगे। मेरिट आधार मतलब ये है जो उस काबिल पे हो, जो जैसे मान लो 500 वैकेंसी निकली हैं 2022 में, तो उन 500 बच्चों की नियुक्ति जो मेरिट के आधार पर होगी, ये अपनी इच्छा से नहीं, वो मेरिट कितनी डिपेंड करती है, वो पेड़ पे डिपेंड करती है, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि इनकी सीमाएं क्या हैं, अगर बात सीमा की जाए तो राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के दायरे में किसी पद, सेवा, विषय को हटा सकता है, किसी पद, विषय या सेवा को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद से संबंध में नियमन बना सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। प्लस इनकी भूमिका क्या होती है? इनकी भूमिका यह है कि देश में, प्रदेश में, ये स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते रहें, ठीक है। प्लस संविधान इनसे आशा ये करता है कि संघ लोक आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी बना रहे, प्रहरी हो, ठीक, ये सारी चीजें। और इनसे ये चाहता है कि जो भी ग्रुप A, B कैटेगरी की जो भी भर्तियां कराएं वो निष्पक्ष तरीके से कराएं, ठीक है, अनिष्पक्ष यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से कराएं, किसी भी भेदभाव, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी आयोग की भर्ती न कराएं ये आयोग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो अब हम डायरेक्ट इनके आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं और आर्टिकल के आधार पर हम आपको समझा देते हैं ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए, बढ़िया से आ जाए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जिनका जिक्र है। तो आर्टिकल 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। मैंने आपको बताया था संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा की बात की गई है, ठीक, अनुच्छेद 315 में। वहीं पर आर्टिकल 316 में नियुक्ति तथा कार्यकाल की बात की गई है। किसकी? नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है। अब नियुक्ति, ठीक है, और कार्यकाल नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है, प्लस
कार्यकाल 6 वर्ष तक है और उम्र 65 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष, 6 साल का कार्यकाल इनका निर्धारित किया गया। तो लिख लो यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष, उम्र 65 वर्ष हो गया, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। इनमें से जो पहले आ जाएगा उसके आधार पर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे 317 में बर्खास्तगी और निलंबन की बात की गई है। बर्खास्तगी और निलंबन में काफी डिफरेंट रहता है। बर्खास्तगी यानी डिसमिस कर देना, निलंबन यानी सस्पेंड कर देना, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, सस्पेंशन से सस्पेंड। ठीक है, तो निलंबन का अर्थ होता है किसी भी, मान लो किसी भी चीज में ये लिप्त है किसी गलत काम में और बताया गया है, तो राष्ट्रपति जो है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी कदाचार को मान लो लेकर उन्होंने वो मामला सुप्रीम कोर्ट को दिया, तो राष्ट्रपति इनको जब तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उतने दिनों तक राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को उतने दिनों के लिए निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब ये होता है कुछ दिनों के लिए नौकरी से हटा देना, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। कैंट के न्यूज में कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड का मतलब यही है कि कुछ समय के लिए अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई जब तक चले तब तक लिए उनको राष्ट्रपति जो निलंबित कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। लेकिन वहीं पर बस खासगी मतलब अगर किसी भी चीज को लेकर, किसी भी कदाचार को लेकर अगर केस चल रहा है और वो निलंबित है, लेकिन वो जो कदाचार है वो सिद्ध हो गया सर्वोच्च न्यायालय से, तो राष्ट्रपति जी फिर बाध्य हैं उनको बर्खास्त करने के लिए। समझ गए आगे। तो 317 में बर्खास्तगी और निलंबन बढ़िया से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में आ रहे हैं। 316 में नियुक्ति और कार्यकाल। उसके बाद पूछे यही 3 जाते हैं, ये 3 आपको याद होने चाहिए, बाकी मैं आपको सारे समझा दे रहा हूँ। 318 सेवा शर्त संबंधी नियम बनाने की शक्ति, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष सदस्यों को सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, वहीं पर बात अनुच्छेद यानी आर्टिकल 319 की अगर मैं करूं तो 319 में कहा गया है कि सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अगर किसी कारणवश संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की वो कार्यकाल कंप्लीट हो गया या पद पर बने रहने पर रोक, कार्यकाल कंप्लीट होगा, किसी कारणवश उस पद का कोई उचित योग्य व्यक्ति नहीं है, तो तब तक लिए वो अपने पद पर बने रहेंगे। आर्टिकल 320 संघ लोक सेवा अध्यक्ष सदस्यों का कार्य। कौन कौन से कार्य है मैंने आपको बताया था, भर्ती वर्ती कराना इनका। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो किसी भी राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, स्टेट लोक सेवा आयोग ना, वहीं पर 321 कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, यानी जो भी कार्य हैं उनके विस्तारित किया जाएगा। समझ गए। आर्टिकल 322 में खर्च मतलब है कि लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो भी खर्च है वो सारा का सारा लोक सेवा आयोग का खर्च जो भी होगा वो आर्टिकल 322 के तहत होगा। किसके? 322 के तहत। वहीं पर आर्टिकल 323 की अगर बात करें तो इसमें प्रतिवेदन की बात की गई। प्रतिवेदन एक बहुत अच्छा टर्म है, एज ए कीवर्ड के रूप में काम करेगा। प्रतिवेदन का मैंने पूरा लिख दिया, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रतिवेदन का अर्थ ये होता है कि किसी के लगाए गए आरोप या वक्तव्य के विरोध में कही गई बात प्रतिवेदन कहलाता है। समझ गए? आगे समझ में? तो ये सारी चीजें हैं संघ लोक सेवा आयोग में। तो उम्मीद करते हैं चीजें आके समझ में आ रही होंगी और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के तो फॉर्म आने वाले हैं, अन्यथा एमपीपीसीएस तो चल रहा है, समाप्ति हो गई। 24 अप्रैल को डेट दी थी। अगर वो अपने वचन पर काबिज रहेंगे तो 24 अप्रैल को प्री करा लेंगे, अन्यथा यूपीएससी तो 5 जून को कराएगी। चंद्र टरे सूरज चरे टरे चंद्र टरे जगत व्यवहार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, क्या कहते हैं चंद्र टरे सूरज टरे, चलिए तो ठीक है। और ठीक है, कमेंट करते रहिए, अपनी समस्याएं बताते रहिए। अच्छा लगे तो थोड़ा अप्रिशिएट भी करिए, जिससे हमें हमारा मनोबल बढ़ता है
और हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आप सभी लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा यार। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बढ़ाते रहो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो यार, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, चलिए आज से का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।